गुड इवनिंग। आप सभी का उत्तर प्रदेश डायबिटीज एसोसिएशन की पाठशाला में स्वागत है इस नए अंक के साथ। और आज हमारे इस अंक में हमारे साथ डॉक्टर प्रहलाद चावला हैं, जो कि आप सभी जानते हैं यूपीडीए के हमारे पुराने मेंबर हैं और यूपीडीए के पदाधिकारी भी हैं। और डॉक्टर प्रहलाद चावला एक जाना पहचाना नाम है यूपीडीए की गतिविधियों में, और आप तरह तरह के कार्यक्रम अपने क्षेत्र में आयोजित करते रहते हैं। प्रत्येक 2-3 महीने पर आप विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जो कि जागरूकता के भी होते हैं, नए अपडेट होते हैं, सीएमई के होते हैं, और जितनी भी नई जानकारी डायबिटीज के विषय में आती है वो होती है। आज के हमारे वक्ता डॉक्टर अमित गुप्ता हैं, और आज का कार्यक्रम जो होगा वो डायबिसिटी पर आधारित होगा। और मैं डॉक्टर अमित गुप्ता दिख नहीं रहे हैं। नमस्कार सर, आई हैव जस्ट जॉइंड सर। थैंक यू डॉक्टर अमित। सो आज की पाठशाला डॉक्टर अमित गुप्ता लेंगे। डॉक्टर अमित गुप्ता के विषय में अगर परिचय में देने लगूंगा तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। डॉक्टर अमित गुप्ता बहुत ही ब्राइट डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और इनका नाम एडीए से लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों में, साइंटिफिक संगठनों में हर जगह जुड़ा हुआ है। आरएसएसटीआई हो या हमारी एपीसीएच हो, हर जगह अमित गुप्ता है। तो मैं अधिक समय इनके परिचय को ना देते हुए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर अमित गुप्ता आज का अपना व्याख्यान दें। इसके उपरांत मैं और डॉक्टर प्रहलाद चावला डॉक्टर अमित गुप्ता से प्रश्न पूछेंगे। आप सभी अपना प्रश्न तैयार रखिए, जिससे कि डॉक्टर अमित गुप्ता जब आज डायबिसिटी पर बात करें, किस तरह से डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कहा जाए तो ड्राइविंग सीट पर तो ओबेसिटी है, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो बात के पार्ट है। तो इसको देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि डायबिसिटी पर बात की जाए। मैं डॉक्टर अमित गुप्ता से आग्रह करूंगा कि वो आज का प्रेजेंटेशन प्रारंभ करें। धन्यवाद सर, डॉक्टर नरसिंह वर्मा सर, डॉक्टर प्रहलाद चावला सर, आपने मुझे ये मौका दिया। और ये मेरे लिए भी एक तरह का डिफरेंट एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ पे हम यूपीडीए की पाठशाला में मैं पहली बार जुड़ रहा हूँ, और हम यहाँ पे हिंदी में ही कन्वर्स करते हैं, बात करते हैं, और हिंदी में अपनी बात कहने का और बहुत ही साफ और सरल तरीके से बात को समझाने का प्रयास किया जाता है या सामने रखा जाता है। तो आज की इस यूपीडीए की पाठशाला में मैं डॉक्टर प्रहलाद चावला की परमिशन के साथ, उनकी इजाजत के साथ अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। और मैं प्रेजेंटेशन एक बार अपना स्टार्ट करना चाहूंगा। आज का मेरा स्क्रीन विजिबल है आपको प्रहलाद चावला सर? यस, विजिबल है। ठीक है सर। तो विद योर परमिशन सर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूंगा। इस प्रेजेंटेशन में कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और ये एक टॉक है जो हम आज रखने वाले हैं डायबिसिटी के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जरूरी है जानना कि डायबिसिटी क्या है और इस डायबिसिटी का मतलब क्या है। तो डायबिसिटी एक मॉडर्न वर्ड है, इसको हालांकि मॉडर्न कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत सालों पहले, लगभग 30-40 साल पहले ये वर्ड दिया गया था। और ये 2 बीमारियों को मिला करके, एक तो डायबिटीज और एक दूसरा ओबेसिटी, दैट इज मोटापा। तो डायबिटीज और ओबेसिटी को मिला करके ये वर्ड बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया डायबिसिटी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो डायबिटीज से पीड़ित हैं या ग्रस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको मोटापा है। तो जब ये दोनों साथ में इकट्ठे हो जाते हैं, डायबिटीज और मोटापा, तो किस तरह से हमारे शरीर को असर डालते हैं, ये हम आने वाले कुछ स्लाइड्स में और कुछ प्रेजेंटेशन में देखेंगे। डायबिसिटी, जैसा कि बताया गया, एक तरह का गहरा रिश्ता है डायबिटीज और ओबेसिटी के बीच में। और जब दोनों साथ में रहती हैं तो ये एक तरह से कई गुना ज्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं किसी भी इंसान के लिए। और पिछले 1-2 दशक में देखा गया है कि डायबिटीज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ साथ ये भी देखा गया है कि ओबेसिटी के केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। और ये एक वैश्विक बीमारी का और वैश्विक
समस्या का रूप लेते जा रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्य मुद्दों की कि डायबिटीज और ओबेसिटी अगर साथ में है तो क्या हो जाता है, तो ये समझना है कि डायबिटीज और ओबेसिटी, दैट इज डायबिटी, जब वो दोनों साथ में हो जाते हैं तो किसी भी इंसान का हार्ट अटैक होने का खतरा या कार्डियोवास्कुलर बीमारियां जिनको हम बोलते हैं हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, ब्लड प्रेशर, इन सब का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। और ये इस बीमारी को कंट्रोल करने में या इन बीमारियों को मैनेज करने में भी बाधा का काम कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले कुछ देर पहले बताया कि जो डायबिटी टर्म है ये कोई नया टर्म नहीं है, ये सिम्स एंड कुलीग ने इसको क्वाइन किया था और 1970 में ये वर्ड सामने आया था। और ये शब्द और ये एक, आप कहें कि ये इसका इजाद इसलिए किया गया था ये दर्शाने के लिए कि डायबिटीज और मोटापे के बीच में कितना गहरा संबंध है। जैसा कि आप देखेंगे कि ओबेसिटी जो है वो डायबिटीज के इस पैंडेमिक को महामारी आप कह सकते हैं, जिसको फ्यूल कर रहा है, इसको बढ़ावा दे रहा है। अगर आप 1980 का मानचित्र यहाँ पे देखते हैं तो आप देखेंगे कि ओबेसिटी का जो पूरे विश्व भर में ओबेसिटी उतनी ज्यादा नहीं थी, बट सन 2000 आते आते आप देखेंगे कि जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे ऑरेंज या येलो ऑरेंज में कन्वर्ट होने लगा। और 2016 में देखेंगे कि बहुत कम हिस्सा है जो ग्रीन रह गया है, ज्यादातर हिस्से में जो जो मोटापे की प्रेवलेंस है, मोटापे की अधिकता है, वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसा ही आप देखेंगे कि 1980 के दशक से पहले अगर आप देखेंगे तो डायबिटीज भी पूरे वर्ल्ड में उस तरह से नहीं फैली हुई थी, बट धीरे धीरे पिछले कुछ 40 से 45 वर्षों में डायबिटीज जो है ये भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि ये हमारा जो मानचित्र है इसमें रंग बदलता जा रहा है। अगर हम ये देखें कि ओबेसिटी और डायबिटीज के बीच में प्रेवलेंस की बात करें तो आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है वैसे वैसे डायबिटीज का भी जो योगदान है वो बढ़ता बढ़ता चला जाता है। तो यंग एज में, ये स्लाइड पूरा इस पे आ नहीं पा रहा है, लेकिन अगर हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो बिल्कुल यंग एज की बात कर रहे हैं। और जब हम लास्ट के 2 बार्स को देखें तो हम ये 60 से 70 की एज के ग्रुप के बीच में बात कर रहे हैं। तो 70 के बाद तो वेट कम होने लगता है कुछ कारणों के कारण से, लेकिन जब तक हम देखेंगे तो लगातार हर एज ग्रुप में कुछ वेट बढ़ता जाता है और इसमें कुछ ठहराव आता है 60 से 70 की एज के बीच में जाकर के, और 70 के बाद गिरावट आती है। लेकिन डायबिटीज आप देखेंगे कि हर दशक के साथ बढ़ती जा रही है और डायबिटीज में कोई गिरावट नहीं है। अगर आप ये देखें कि डायबिटीज का मुख्य कारण या मुख्य रिस्क फैक्टर क्या है, तो आप ये पाएंगे कि जो मोटापा है ये डायबिटीज का एक मुख्य रिस्क फैक्टर है। और जब भी ओवरऑल फैट, चाहे वो हमारी बेली में फैट बढ़े या वो हमारे अंदरूनी ऑर्गन के आसपास फैट बढ़े, उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना हम सब जानते हैं कि जो टाइप 2 डायबिटीज है उसमें मुख्यतः जो मेन कारण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद क्या होने लगता है, शरीर में बहुत ही कम मात्रा में इंसुलिन भी प्रोड्यूस होने लगता है, और ये दोनों डिफेक्ट मिल करके मरीज को डायबिटीज की तरफ धकेल देते हैं। तो डायबिटीज, अगर हम मोटापे को मॉडिफाई कर पाए तो हो सकता है हम डायबिटीज के पैंडेमिक को भी रोक पाए और डायबिटीज जैसी जो बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है उसको भी तेजी से फैलने से रोक पाए। अगर हम भारत की बात करें तो हम ये देखेंगे कि हम डबल एपिडेमिक से जूझ रहे हैं, और उस डबल एपिडेमिक का नाम है डायबिटीज एंड ओबेसिटी, जिसको मिला करके हम बोलते हैं डायबिटी। और अगर देखा जाए तो 2013 तक हम विश्व में तीसरे नंबर पे थे अगर हमारी बात मोटापे के कारण से की जाए। और अगर बात की जाए डायबिटीज की तो अभी 2021 में आईडीएफ का नया एटलस आया है तो उसमें भी हम दूसरे नंबर पे हैं चाइना के बाद में। तो हम बहुत ही ज्यादा लोग हमारे देश में डायबिटीज और ओबेसिटी के नंबर से प्रभावित हैं, और अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो ये नंबर कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ये स्लाइड आपको ये बर्डन ऑफ डायबिटीज, ओबेसिटी हमारे यहाँ पे दिखाएगा, और आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हर 5 में से 1 आदमी ओवरवेट है, और मेन में ये परसेंटेज ओबेसिटी की 20.2% है और वुमेन में 20.7% है। अंडरवेट मैन जो है वो 18.6% और वुमेन 22.9% है। लेकिन हमारे यहाँ पे
अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो 10 मिलियन से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ पे ओवरवेट हैं, और 20 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओवरवेट हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कैसे ये सब काम करता है, कैसे ये सारा बीमारियों को फ्यूल करता है, इसके बारे में अगर देखा जाए तो मोटापा और डायबिटीज दोनों ही शरीर में कुछ इस तरह के बदलाव लेकर के आते हैं, जैसे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, शुगर का बढ़ जाना, इंसुलिन लेवल्स का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसमें से जो एचडीएल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी मात्रा कम हो जाती है, और जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल है जैसे कि एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, उनकी मात्रा बढ़ने लगती है। ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और शरीर के अंदर एक इस तरह की ब्लड का, रक्त का थक्का बनने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, और यही सब संभावनाएं लेकर के हार्ट की बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो मुख्य बीमारियां हैं वो हार्ट अटैक और स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं पक्षाघात या पैरालिसिस का अटैक होना, तो ये मुख्य बीमारियां हैं। ये आप इस ग्राफ को समझना बड़ा सिंपल है। आप इस ग्राफ में देखेंगे कि अगर आप देखते हैं, एक तरफ हमने वेट को प्लॉट किया है और एक तरफ हमने डायबिटीज को प्लॉट किया है, और नीचे आप देखेंगे जो इंडिकेटर है वो है डेथ का रेट। अगर हम देखें तो अगर आप ये पाएंगे कि जैसे जैसे मोटापे का मापदंड बढ़ता जाता है, जैसे कि ओबेसिटी में अगर किसी का बीएमआई 35 के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे इंसान में मृत्यु दर ज्यादा है बजाय ऐसे लोगों में जिनका वजन नियंत्रण में रहता है या नॉर्मल रहता है। सिमिलरली ये देखा गया है कि जो मोर्टेलिटी है, जो मृत्यु दर है, वो ज्यादा है उन लोगों में जिनको डायबिटीज है और जिनका HbA1c 9 से भी अधिक है। तो जैसे जैसे HbA1c बढ़ता जाता है तो ऐसे 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 लोगों में मृत्यु दर बढ़ती है, मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। वजन बढ़ने से भी मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है, और जब दोनों साथ में हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये दोनों किस तरह से एक इंसान के जीवन काल को कम कर सकते हैं। हमने मोटापे की बात की, हमने देखा कि मोटापे के नुकसान क्या क्या है, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि अगर हम वजन कम करें तो क्या वास्तव में कुछ फायदा हो सकता है। ये देखा गया है कि अगर हम 10% वजन अपना लूज कर दें, अगर 100 किलो का इंसान है वो अपना वजन कम करके 90 किलो कर लेता है, तो उसका फास्टिंग ग्लूकोज लगभग 25 पॉइंट नीचे आ सकता है। उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नीचे आता है, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल नीचे आता है। जो पोस्ट पेंडल ग्लूकोज लेवल है, खाना खाने के बाद का जो शुगर हम चेक करते हैं, उसकी भी मात्रा करीब 25 पॉइंट तक नीचे आ सकती है। और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ऊपर के ब्लड प्रेशर में और नीचे के ब्लड प्रेशर में, दोनों में ही गिरावट देखी जाती है। तो अगर वजन कम करने से न केवल शुगर में फायदा होता है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी लाभ पहुंचाता है और आपके ब्लड प्रेशर नियंत्रण में भी मदद करता है। तो हमें किसी भी ओवरवेट मरीज में, किसी भी मरीज में जिसको कि मोटापा है, तो मोटापे को एक बीमारी की तरह से एड्रेस करना चाहिए और हर संभव प्रयास करना चाहिए कि हम मरीज को वजन कम करने के लिए प्रेरित करें। अगर हम 5 से 10% वजन लूज करते हैं और तो हम क्या कर पाते हैं, हम टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा कम करते हैं। अगर किसी को डायबिटीज हो सकती है तो उसका चांस कम हो जाता है। हम हार्ट की बीमारियां होने का खतरा कम करते हैं, हम कोलेस्ट्रोल को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंप्रूव करते हैं। और ना केवल ये, आप ये देखेंगे कि ओएस से भी एक बीमारी है जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसको बोलते हैं, और ये एक तरह से एक ऐसी बीमारी है जो जिसमें भी ये देखा गया है कि अगर हम वजन कम करें तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी हमें फायदा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब हम वजन कम करते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होने लगती है, हमारी लाइफ बेहतर होने लगती है, हम ज्यादा फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, हम ज्यादा ऊर्जा महसूस करते हैं। ये सब फायदा हमें जब मिलता है जब हम वजन कम करते हैं। हम कैसे इस पेंडेमिक को एड्रेस करें, डायबिटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं? या तो हम बिहेवियर को मॉडिफाई करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, अपने जीवन शैली को चेंज करें, अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। कुछ दवाइयां हैं जिनका अगर हम जिनका इस्तेमाल करते हैं तो वो दवाइयां वेट न्यूट्रल है, मतलब उनसे वजन नहीं बढ़ता है। और कुछ दवाइयां हैं जिनके इस्तेमाल से हम वेट को कम भी कर सकते हैं, जैसे कि आप पाएंगे मेटफॉर्मिन है जो कि वेट न्यूट्रल है, ग्लूकोसाइड इनिबिटर्स हैं, ये भी वेट न्यूट्रल है, DPP4 इनिबिटर्स भी वेट न्यूट्रल है। लेकिन SGLT2 इनिबिटर या GLP-1 एगोनिस्ट जिनको हम बोलते हैं, ये उस क्लास की दवाइयां हैं जिसमें कि डायपाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन,
रीमोग्लूफ्लोजन, ये सब दवाइयां वजन कम करने में मदद करती हैं। और GLP-1 एगोनिस्ट, हमें जैसे अभी पता है कि सीमाग्लूटाइड भी आ गया है, हमारे पास लीराग्लूटाइड भी है, और भी अदर मॉलिक्यूल डुलाग्लूटाइड भी है। ये सब दवाइयां भी वजन कम करने में सहायक हो सकती हैं। और आजकल बैरियाट्रिक सर्जरी का भी लोग उपयोग कर रहे हैं मोटापे को कम करने के लिए। मोटापे की कैटेगरी, किसको कितना मोटापा है, ये हम बॉडी मास इंडेक्स निकाल करके कह सकते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए हमें मरीज का हाइट और उसका वेट चाहिए होता है, और ये सब इससे हम किसी का भी बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं। और बॉडी मास इंडेक्स के हिसाब से मोटापे को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में। और अगर 40 से ज्यादा किसी का BMI हम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं मोर्बिड ओबेसिटी की, मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक एडवांस स्टेज का प्रॉब्लम है, जिसमें कि पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो अलग अलग इंडिकेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अगर किसी को सिर्फ बहुत हल्का मोटापा है तो हम केवल खान पान में बदलाव करके, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा करके और व्यवहार में बदलाव ला करके, आदतें बदल करके हम मोटापे में फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर किसी का BMI ज्यादा है, इससे भी ज्यादा है, और भी डायबिटीज या कुछ और बीमारियां हैं, तो हम दवाइयों के बारे में सोच सकते हैं, दवाइयों को बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। और अगर 40 से भी ज्यादा किसी का BMI है, आजकल तो बोलते हैं कि 35 अगर डायबिटीज है तो, और अगर 40 से ज्यादा BMI है तो उसमें केस में सर्जरी करके भी वजन कम करने का जो प्रोसीजर है, जिसको बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं, वो भी एक तरह का इंडिकेशन है, टूल है जो उपलब्ध है। एक ट्रायल की अगर बात करें तो एक लुक अहेड ट्रायल हुआ था। लुक अहेड ट्रायल ने हमें जो बताया, या हमने जो लुक अहेड ट्रायल से समझा, वो ये समझा कि अगर वेट लॉस का जो फायदा है वो किसी भी और इंटरवेंशन से अधिक फायदा हमें मिल सकता है। अगर हमारी कमर का नाप बदल रहा है तो हमारी फिजिकल फिटनेस भी बेटर होती है। अगर हम किसी भी पेशेंट का HbA1c 7.3 से 6.6 तक भी लेकर के आते हैं, तो ये देखा गया कि एल्ब्यूमिन भी कम हो जाता है, और लाइफस्टाइल इंटरवेंशन से भी ये मोटापा कम होने से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अगर बात की जाए कि डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज या ओबेसिटी कैसे करा जाए, तो गाइडलाइन क्या कहती है कि किसी को भी अपने पूरे दिन में 30% से ज्यादा फैट का सेवन नहीं करना चाहिए, और ये जो सैचुरेटेड फैट है इसका उपयोग 10% से भी कम हमें रखना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट का जो प्रतिशत है वो 50 से 55% तक रखा जा सकता है। और इसमें जो कि रिफाइंड शुगर है, जो बिल्कुल जो सुक्रोज जिसका कंटेंट जिसमें ज्यादा है, इस तरह का जो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कंजम्पशन करना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन सुक्रोज जैसी चीजों का कंजम्पशन 10% से भी कम रखना है। प्रोटीन का इंटेक लगभग 15 से 20% रख सकते हैं। सॉल्ट का इंटेक हमें 6 ग्राम प्रतिदिन से कम रखना है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर कम रह सके। और हमें खाने में डाइटरी फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, ताकि डाइटरी फाइबर ये हमारे ना केवल डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये हमारे लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव करता है, शुगर को इम्प्रूव करता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट डाइटरी फाइबर के हैं। ये हमें, अगर रेगुलर कंजप्शन हम डाइटरी फाइबर का करते हैं तो हमें आंतों का कैंसर होने का खतरा भी कम होता है। तो 25 से 50 ग्राम पर डे डाइटरी फाइबर हम सबको लेने का प्रयास करना चाहिए। डायबिटीज की दवाइयों की बात भी करें तो जैसा कि मैंने देखा, अगर हम आपको बताया कि अगर हम इंसुलिन यूज करते हैं, किसी भी मरीज में इस्तेमाल करते हैं, तो इंसुलिन से जो HbA1c रिडक्शन है वो 2.5 या उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन कई बार मरीज को 3 से 5 kg का वेट गेन पेशेंट को हो सकता है। सल्फोनाइलूरिया दवाइयां जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा कॉमन है, इफेक्टिव है, और हम बहुत लंबे समय से जिनका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो भी वजन का बढ़ावा कर सकती हैं। दूसरे ही कैटेगरी की दवाइयां, मैग्लीटिनाइड्स जिनको बोलते हैं, ये भी वजन का गेन कराती हैं, लेकिन उतना नहीं जितना कि सल्फोनाइलूरिया से होता है। मेटफॉर्मिन एक तरह की वेट न्यूट्रल दवाई है, लेकिन किसी किसी मरीज को इसमें वेट लॉस भी हो सकता है। थायाजोलिडीन डायोन, जिसमें कि पायोग्लिटाजोन मुख्य तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। पायोग्लिटाजोन जो है वो दवाई, उससे वजन मरीज 4 से 4.5 किलो तक वजन गेन कर सकता है। लेकिन कुछ दवाइयां हैं जैसे कि GLP-1 एनालॉग, मैंने बताया नाम, सीमाग्लूटाइड, ड्यूलाग्लूटाइड, लीराग्लूटाइड, इन सब दवाइयों से वजन कम हो सकता है। SGLT2 इनहिबिटर भी मरीज को वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। जब भी हम किसी भी मरीज के लिए दवाई का इस्तेमाल करें तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर मरीज को ऑलरेडी मोटापा है तो हमें ऐसी दवाइयां
इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए, जिनसे कि मरीज का वजन और बढ़ सकता है। और अगर वजन ज्यादा है तो अगर मरीज ले सकता है या हम दें, तो हमें ऐसे पेशेंट को GLP-1 एगोनिस्ट, SGLT2 इनहिबिटर, मेटफॉर्मिन या उसके बाद AGI या DPP-4 इनहिबिटर हमारी चॉइस रहनी चाहिए। सल्फोनाइल यूरिया, इंसुलिन या थायाजोलिडिन डायोस, हमें वेट अगर बहुत ज्यादा है तो और वेट बढ़ने से मरीज को नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ऐसी दवाइयों को अगर बहुत जरूरी ना हो तो हमें अवॉइड करना चाहिए। इंसुलिन के बारे में ये हमने देखा बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है, और इस साल हम 100वां वर्ष बना रहे हैं इंसुलिन की डिस्कवरी का, और बहुत ही सारे प्रोग्राम उस पर चल रहे हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज उस पर चल रहे हैं। लेकिन इंसुलिन के साथ जो वेट गेन है वो 2 से 3 केजी का, 3 से 3 लगभग 3 केजी का जो वेट है वो देखा गया है। लेकिन वो भी जब अधिक हो जाता है, जब हम इंसुलिन वाले पेशेंट पे शुगर भी, उसमें भी कंट्रोल नहीं है और बार बार शुगर फ्लक्चुएट कर रही है, हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट बार बार हो रहा है। और जो न्यूअर इंसुलिन है उसमें देखा गया है कि वेट गेन का शायद उतना असर नहीं है जितना कि पुराना इंसुलिन लाइक NPH और के साथ था। टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो ये देखा गया है कि अगर हम कंपेयर करें कुछ इंसुलिन को, तो इंसुलिन डेटामेर और कौन NPH से कंपेयर करा या इंसुलिन ग्लार्जिन से कंपेयर करा, तो ये देखा गया कि इंसुलिन डेटामेर से, हालांकि बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है इंसुलिन डेटामेर क्लिनिकल प्रैक्टिस में, पर वेट गेन इंसुलिन डेटामेर से कम हो सकता है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जैसा मैंने आपको एक दवाई बताया है, ये इंजेक्शन के रूप में और अभी ओरल टैबलेट के रूप में भी उपलब्ध है। और इसमें जो नाम है लीराग्लूटाइड, डुलाग्लूटाइड, सीमाग्लूटाइड, ये दवाइयां कुछ इस तरह से काम करती हैं कि जिससे कि हम मरीज को भूख कम लगती है, जो पेट है उसके खाली होने की जो रेट है, स्पीड है, वो कम हो जाती है, और इसका जो इफेक्ट है वो दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में पड़ता है, और ये शुगर को कंट्रोल करने में भी सहायता करती है। ये एक टेबल है जिसमें जो बात हमने पीछे करी कि किस दवाई से लगभग कितना वेट लॉस हो सकता है, तो यही इस यहाँ पे दर्शाया गया है कि किन दवाइयों से लगभग कितना वेट लॉस हमें मिल सकता है। एक नई दवाई अभी आजकल जो हम देख रहे हैं वो सीमाग्लूटाइड लॉन्च हुई है भारत में, साल से मिलना, इसी जनवरी से मिलना शुरू हुई है। लेकिन हमें ये दवाई बड़ी सोच समझ करके, मरीज की प्रोफाइल को समझ करके, ये थोड़ा सा महंगी दवाई भी है, कुछ साइड इफेक्ट भी इसके हो सकते हैं, तो हमें ये किसी एक्सपर्ट की एडवाइस के अंदर में ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब मिलनी चाहिए। ये हमें किसी को भी राइट एंड लेफ्ट इस्तेमाल करने वाली दवाई नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि किन लोगों को हम बैरियाट्रिक सर्जरी के लिए कैंडिडेट समझते हैं, तो बैरियाट्रिक सर्जरी अगर किसी भी मरीज को जिसका BMI 35 से ज्यादा है और उसको और भी कोमोबिडिटीज हैं ओबेसिटी के कारण से, और दूसरी बीमारियां भी बहुत सारी हैं जो परेशान कर रही हैं, तो ऐसे में बैरियाट्रिक सर्जरी एक विकल्प हो सकता है। दूसरा, अगर BMI 40 से ज्यादा है तो बैरियाट्रिक सर्जरी ऐसे लोगों में भी एक विकल्प हो सकता है। ये एक बात कही जाती है कि बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब वजन कम होता है बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद तो टाइप 2 डायबिटीज भी खत्म हो जाती है, लेकिन ये सत्य पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज वापस बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी वापस आ सकती है, और ये जरूरी नहीं कि 100% इसमें रेमिशन हो जाएगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट किसी भी सर्जरिकल प्रोसेस में 100% नहीं है, और रेमिशन रेट 75% से लेकर के 50% तक, 35% तक वेरी कर रहे हैं, और ये डायबिटीज बाद में वापस आ जाती है। तो ये एक ट्रांजिएंट बेनिफिट की तरह से देखा जाए इसको, डायबिटीज की रेमिशन ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जिंदगी में वापस नहीं आएगी बैरियाट्रिक सर्जरी होने से, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जैसा कि बताया कि ग्रेटर, क्या ज्यादा वेट लॉस होने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कम हो जाती है, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जितना सारा हम वजन कम करते हैं, ना केवल डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, कोलेस्ट्रॉल में, बल्कि फैटी लीवर में, और फैटी लीवर डिजीज में, स्लीप एप्निया में, जोड़ों की बीमारियां, क्योंकि सारा वजन हमारे जोड़ों पे, नीज पे रहता है, तो नी की ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी बहुत फर्क पड़ता है। कई सारे पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है, यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ऐसे इस बीमारी में भी वजन कम करने से फायदा है। और GERD स्पेशली की गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, जो कि लगभग 40% लोगों में पाई जाती है, NPCOD, PCOS भी बीमारी में भी वजन कम होने से फायदा होता है।
रेमिशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज की बात करें इन रिलेशन टू वेट लॉस, तो वो मैंने आपको बताया कि टाइप 2 डायबिटीज एक डायरेक्ट ट्रायल था जिसमें ये देखा गया कि टाइप 2 डायबिटीज अगर वजन कम करें हम तो वेट लॉस के बाद टाइप 2 डायबिटीज को रेमिट किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की ट्रायल्स में बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। ये एक बहुत लंबा ट्रायल था जिसमें कि पेशेंट्स को पहले इवेल्युएट किया गया, फिर उनको बड़े स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर रखा गया, बहुत लो कैलोरी डाइट दी गई, रेगुलर उनकी टेस्टिंग हुई, मॉनिटरिंग हुई, जब हमें जाकर के ये बेनिफिट देखने को मिला था। तो डायरेक्ट स्टडी में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन डायबिटीज रिवर्सिबल है, अगर वजन कम किया जा सकता है, लेकिन ये हर किसी में होगा ऐसा संभव नहीं है, लेकिन कुछ परसेंट केसेस में ये भी संभव है। तो हमें इसके बारे में भी और बात जागरूक होने की जरूरत है। ये एक बहुत समझने की बात है कि जब भी वेट की बात करते हैं, वेट तो एक शुरुआत में अचानक से वेट कम होने लगता है, लेकिन एक फेज के बाद दोबारा से लोग वेट गेन कर लेते हैं, और कई बार ये वेट गेन पहले के वेट से भी ज्यादा हो सकता है। तो इसके लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पेशेंट इस बात को नहीं समझेंगे और हम उनको ये बात समझाने में सफल नहीं होंगे, तो अक्सर वहां जहां से शुरू होते हैं वहीं पे दोबारा पहुंच जाते हैं, और ये देखा गया है कि 4-5 साल में ये स्थिति फिर से उत्पन्न हो जाती है। कौन सा मेथड कितना इफेक्टिव है, तो आप ये देख पा रहे हैं स्लाइड में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन 3 से 5% लोगों में, इसलिए नहीं कि 3 से 5% लोग इतने ही लोग मोटिवेट हो पाते हैं, इससे ज्यादा लोग मोटिवेट हो नहीं पाते हैं। अगर ज्यादा लोग मोटिवेट होकर के फिजिकल एक्टिविटी और लाइफस्टाइल पे चले जाए तो शायद ये परसेंटेज बढ़ जाएगा, और बाकी परसेंटेज आपके सामने है जो दवाइयों या सर्जरी के हिसाब से है। तो मैं इस टॉक में, इस प्रेजेंटेशन में ये आपको बताना चाहूंगा, डायबेसिटी का मतलब, जब हम डायबिटीज और मोटापे को कम मिला देते हैं तो हम इस कंडीशन को डायबेसिटी बोलते हैं। मोटापा और डायबिटीज दोनों अपने आप में ही बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारियां हैं, लेकिन वो दोनों जब साथ में हो तो ये खतरा कई गुना अधिक बढ़ जाता है। और ये जैसा कि देखा गया है कि हमारे देश में दोनों ही बीमारियों की मरीज बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लाइफस्टाइल अपनाना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, इसलिए वेट गेन के लिए वेट को कम नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं वो कई बार लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो सकती हैं, इसलिए इलाज के लिए नहीं जाते हैं। हर इंसान सर्जरी के लिए नहीं जाना चाहता है, सर्जरी हर इंसान के लिए है भी नहीं। दूसरा, कुछ दवाइयां हैं जो हमें डायबिटीज के मरीजों में चूज करते हुए केयरफुल रहना चाहिए कि हम मरीज का वजन और ना बढ़ाएं। अगर कोई उपाय नहीं है तो बात अलग है, अगर कुछ ऐसी दवाइयां दे सकते हैं जिनसे कि वजन कम हो तो पहले उन दवाइयों को प्रेफर करना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं ये टॉक को कंक्लूड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबने धन्यवाद, आपने ये सब सुना, और आई थिंक अभी बहुत समय है और सर जो भी सवाल और हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू डॉक्टर अमित गुप्ता। सही अर्थों में कहा जाए तो आपने पूरा अवसर दिया है कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं और अच्छी चर्चा हो सकती है, क्योंकि अगर बहुत लंबा वक्तव्य होता है तो लोग प्रश्न पूछने से फिर डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं और समय अपना पूरा होने लगता है। मैं प्रश्न की शुरुआत करता हूं, फिर मैं आग्रह करूंगा अपने साथी प्रहलाद चावला साहब से, वो प्रश्न पूछेंगे, और अपने जितने सुनने वाले हैं उनसे मैं कहूंगा इतना अच्छा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, तो आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, Q&A में डाल सकते हैं, और उन प्रश्नों को पूछने के ये 2 तरीके आपके पास उपलब्ध हैं। डॉक्टर अमित, मैंने ये पाया है अपने 40 वर्ष के अनुभव में कि जब भी डायबिसिटी की बात करता हूं, मरीजों को मैं मोटापे के बारे में बताने का प्रयास करता हूं, तो मैंने पाया है कि हमारे भारत में लोग मोटापे को स्वस्थ होना मानते हैं। अगर कोई मोटा है तो उसे मोटा नहीं कहते, कहते तंदुरुस्त है, और इसको वो अच्छी बात मानते हैं। अक्सर पेरेंट्स अपने बच्चों को दुबला पतला नहीं देखना चाहते, कहते हैं कि इसके बदन में कुछ लगता ही नहीं, और जब पूछा जाता है परेशानी क्या है, परेशानी कोई नहीं, बस दुबला पतला है, लगता नहीं, बताइए हड्डियां रखी हैं, शादी कैसे होगी। तो शादी होने के लिए वजन को बढ़ाने का प्रचलन हमारे देश में है। ऐसे में मरीज कहते हैं तो कभी कभी मन में शंका होने लगती है, क्या वास्तव में मोटापा इतना खराब है? क्योंकि वो एक ऐसा तर्क देते हैं जिसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा, क्या सारे मोटे लोगों को डायबिटीज क्यों नहीं हो जाती?
सर आपने बिल्कुल सही पूछा है और बहुत सही सवाल पूछा है। तो हम ये कहना चाहते हैं, देखिए ये एक रिस्क फैक्टर है। इस रिस्क फैक्टर को हमें समझना है कि ये, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तेज स्पीड से चलते हैं, लेकिन हर इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, हर इंसान को आइस की कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, हर इंसान का किडनी फेल नहीं होता। तो हमें ये समझना है कि ये जब हम एक पॉपुलेशन में स्टडी करते हैं, जब पॉपुलेशन को देखते हैं, उस पॉपुलेशन को एक लंबे समय तक के लिए फॉलो करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इस तरह का व्यवहार या इस तरह की चीजें सामने आती हैं कि जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, ऐसे लोगों को डायबिटीज ज्यादा होती है, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक ज्यादा होता है, ऐसे लोगों को स्ट्रोक ज्यादा होता है। पर ऐसा हम, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब मोटापा नहीं है, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो हर हर इंसान का सर मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग है, और किस तरीके से उसमें ये प्रोटेक्शन रहती है, ये साइंस के लिए भी एक मिस्ट्री है। और मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस तो यहाँ पे शायद आप हैं, आप फिजियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, और आपने शरीर की एक एक प्रक्रिया को जिस तरीके से समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं सर आपसे बेहतर जवाब इस सवाल का दे पाऊंगा। तो मैं आप ही से सर जानना चाहूंगा, आप प्लीज माइंड मत करिएगा, मेरे लिए भी एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है कि ऐसा फिजियोलॉजिकली क्या डिफरेंट हो जाता है सर, कि एक मरीज है जो मोटा है और उसको कोई बीमारी नहीं है, एक मरीज है जो पतला है उसको सब बीमारियां हैं। आपने प्रश्न का उत्तर तो एक तरह से दे ही दिया है। फिजियोलॉजिकली हर व्यक्ति की, आपने कहा कि मेटाबॉलिज्म अपनी अलग है, तो ये रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म की वजह से हो रहा है। अगर रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मोटा होगा व्यक्ति। मोटा होने मात्र से बीमारी हो जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन आपने स्वयं कहा कि हर तेज बाइक चलाने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता। बहुधा ये देखा गया है धीमे चलने वाले ज्यादा लड़ते हैं, तेज चलाने वाले निकल जाते हैं। दिल्ली का ट्रैफिक बहुत फास्ट है, वहां एक्सीडेंट कम होते हैं, और लखनऊ का ट्रैफिक स्लो है, यहाँ एक्सीडेंट ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग तेज ही चलाएं तो बच जाएंगे एक्सीडेंट से। तो मोटापा एक रिस्क फैक्टर है, और ये देखा गया है कि जब भी बहुत ज्यादा वजन होता है तो एक लो लेवल का इन्फ्लेमेशन होता है, और वो लो लेवल का इन्फ्लेमेशन हर प्रकार की मेटाबॉलिक बीमारियों को दावत देता है। अब वो आए ना आए ये ईश्वर की मर्जी है। खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में कहा जाता है कि वो 92 साल जिए, सारे रिस्क फैक्टर मौजूद थे, लेकिन उनको कोई बीमारी नहीं हुई और कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुए। लेकिन हर व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खां नहीं हो सकता, हर क्रिएचर अलग है। आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका उत्तर बिल्कुल सटीक है। मैं डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब से आग्रह करूंगा कि वो चैट बॉक्स को भी देखें और अपने सवाल भी करें। मैं थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा। बाकी तो टेक्निकल बातें तो जो करी आपने, बेसिकली क्या है कि जैसे हर ओबीज पेशेंट्स को डायबिटीज नहीं होती, जैसे कि क्या होता है कि उसके परिवार में हिस्ट्री नहीं है, तो एक फैक्टर ये हो जाता है। दूसरा फैक्टर होता है उसका खान पान का स्टाइल कैसा है। ओबीज तो हो गया किसी वजह से वो, लेकिन अगर आप खान पान उसका हेल्दी है तब भी ऐसी स्थिति होती है कि उसके डायबिटीज होने की संभावना कम हो जाती है। तीसरा, अगर वो व्यायाम करता है व्यक्ति, तब भी जो है उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तीसरा, अगर उसकी लाइफस्टाइल में तनाव नहीं है तब भी उसको डायबिटीज होने की संभावना। एक और इंपॉर्टेंट आजकल फैक्ट आ गया है, गट माइक्रोबायोटा। अगर उसका गट माइक्रोबायोटा इंटैक्ट है, अच्छा है, तब भी उसको डायबिटीज होने की संभावना काफी कम हो जाती है। तो ये 5 मुख्य कारक हैं जो मैंने देखे हैं कि जिनमें ऐसे लोगों में डायबिटीज, ओबेसिटी होने के बाद भी डायबिटीज नहीं होती। तो अब मैं पहला प्रश्न शुरू करता हूं। पंकज जी का प्रश्न है, हालांकि इस टॉपिक से संबंधित नहीं था, फिर भी क्योंकि हम बैठे हैं और उनकी जो भी क्वेरीज है उस पर बात करेंगे। तो उन्होंने पूछा है कि इंसुलिन, कौन सी इंसुलिन ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। पहला उनका क्वेश्चन, इंसुलिन के ही तीनों सवाल उन्होंने पूछे हैं। और दूसरा उन्होंने पूछा है कि ड्रग नीड पेशेंट्स में इंसुलिन इनिशिएशन के इंडिकेशंस क्या है। तीसरा, अभी फिलहाल 2 का आंसर दीजिए अमित, डॉक्टर अमित। सर आपने जो पहला सवाल पूछा कि जो इंसुलिन से एंटीबॉडीज बनना, तो इसको इम्यूनोजेनेसिटी ऑफ इंसुलिन बोला जाता है। और जो कि पुराने समय में बोवाइन इंसुलिन था, फिर पोर्साइन इंसुलिन था, तो सबसे ज्यादा जो इम्यूनोजेनेसिटी या एंटीबॉडी फॉर्मेशन वो जो देखा जाता था वो बोवाइन इंसुलिन के साथ देखा जाता था। लेकिन आजकल बोवाइन इंसुलिन ऑलमोस्ट डिसकंटिन्यू हो गया है। 2017 के बाद तो कंपनीज ने भी बनाना उसको बंद कर दिया है। कंपनीज का ये कहना है कि उसके लिए मटेरियल मिलना ही मुश्किल हो गया और अभी ये इंसुलिन प्रोडक्शन से आउट है। दूसरा, जो पोर्साइन इंसुलिन है उसमें भी इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो फॉर्मेशन होने के ज्यादा है। हालांकि एंटीबॉडीज किसी भी इंसुलिन से बन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये जो बोवाइन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन, ये जो इंसुलिन है, इनसे एंटीबॉडीज बनने के चांसेस ज्यादा है।
इन्हीं का तीसरा सवाल एक और था इंसुलिन से संबंधित, क्या इंसुलिन के साथ ग्लिमिप्राइड दे सकते हैं? कभी कभी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, तो क्या हमें देना चाहिए या नहीं? ये पंकज जी का देखिए, ये सवाल था। समझना है कि अगर किसी में इंसुलिन बनाने की क्षमता कम हो गई तो यूजुअली हमारे यहाँ पे हम इंसुलिन ऐसे फेज में देने जाते हैं जब तक कि ग्लिमिप्राइड जैसे मॉलिक्यूल फेल होने लगते हैं। तो ऐसे में यूजुअली अगर आप ग्लिमिप्राइड भी दे रहे हो और इंसुलिन ऐड कर रहे हो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को जो कभी आपने ग्लिमिप्राइड नहीं दिया, स्टार्टिंग आप ट्रीटमेंट अभी शुरू कर रहे हैं, नया पेशेंट है, अभी आपको इंसुलिन के स्टेटस का उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो ऐसे पेशेंट में अगर आप इंसुलिन और ग्लिमिप्राइड जैसे मॉलिक्यूल कंपेयर कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में दोनों के कॉम्बिनेशन से जो हाइपोग्लाइसीमिया, लो शुगर का खतरा है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो हमें फिर इस कॉम्बिनेशन के लिए थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। डॉक्टर नरसिंह वर्मा, आप पूछेंगे अगला सवाल? एक और सवाल है चैट बॉक्स में, मैं देख पा रहा हूँ। कई सारे और सवाल हैं। तो एक बहुत अच्छा सवाल आया है संध्या जी की तरफ से कि रोल ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन डायबिटीज। फैट अगर है बॉडी में, जैसे आजकल एक बहुत बड़ी चर्चा चल पड़ी है और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से और इको के माध्यम से एपिकार्डियल फैट निकाला जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि एपिकार्डियल फैट शायद सबसे अच्छा मार्कर हो सकता है जो कि इन्फ्लेमेशन को बताएगा और डायबिटीज और हाइपरटेंशन मेटाबॉलिक डिजीज को बताएगा। तो वो जानना चाहती हैं कि रोल ऑफ फैट डिस्ट्रीब्यूशन इन डायबिटीज। सर, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, और इसमें ये समझना है कि फैट हमारी बॉडी में दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एक्टोपिक फैट बोलते हैं और एक हमारा विसरल फैट है, तो या सबक्यूटेनियस फैट या हमारा विसरल फैट। तो सबक्यूटेनियस फैट है, इसको यूजुअली कहा जा सकता है कि ये उतना नुकसानदायक नहीं होता या हानिकारक नहीं होता, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस डिपो में पड़ा हुआ है, किसी ऑर्गन के डायरेक्ट संपर्क में नहीं है। और एक तरह से अगर किसी का सबक्यूटेनियस फैट का मास ज्यादा भी है लेकिन विसरल फैट कम है, तो एक तरह से प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टिव हो गया है। लेकिन अगर किसी को सबक्यूटेनियस फैट लेकिन विसरल फैट जो हमारा जो कि ऑर्गन के अराउंड है, जैसे कि सर ने बताया एपिकार्डियल फैट हो गया, या हमारा पैंक्रियाज के अराउंड जो फैट हो गया, या हमारा लीवर के अंदर जो फैट हो गया, तो ये जो फैट का जो हमारा जो डिपोज है, ये डिपोज जो है ये ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, और ये ही डिपोज जो है ये पैथोलॉजिकली सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है बीमारियों के लिए। तो अगर ये सवाल का सीधा जवाब दिया जाए तो विसरल फैट जो है इसकी मात्रा जितना कम हो उतना अच्छा है, और विसरल फैट का डिपोजिशन अगर बढ़ता है तो ये ना केवल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को बल्कि कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के लिए भी एक खतरा है। और आजकल इसको नापने के कई तरीके, जैसे सर ने बताया कि एपिकार्डियल फैट अगर आप नापें तो आप ये बता सकते हैं कि कितना रिस्क इन्फ्लामेशन का है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी में अमित, डॉक्टर अमित, एक चीज है कि ब्राउन और व्हाइट फैट की भी बात एक होती है, तो उसको कैसे आप वो करेंगे एक्सप्लेन इसी चीज में? ब्राउनिंग ऑफ फैट एक इसमें कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट में, डायबिसिटी के मैनेजमेंट। हाँ सर, देखिए ब्राउनिंग ऑफ फैट क्या है ना, ये ब्राउनिंग ऑफ फैट होने से क्या है कि फैट जो है ये एक तरह से फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, फिर इस फैट को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर हम इस कंसेप्ट को समझे तो फैट जो फिक्स डिपॉजिट में चला गया वो काफी डेंजरस हमारे लिए हो सकता है। तो हमें ये जो फैट है, प्रोटेक्टिव व्हाइट फैट और ब्राउन फैट, इसके कंसेप्ट को समझना है। एक प्रोटेक्टिव है और एक हमारे लिए डेंजरस है, तो हमें इस डेंजरस वाले फैट से बचना है। तो इसमें हमें फिजिकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज, ये वाली पार्ट जो है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो हम कर नहीं पाते हैं अक्सर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अमित, यहाँ पर एक छोटा सा मैं बात कहना चाहूंगा। 2012 में बेंडिक्स लेक्चर में आयरसिन हार्मोन की बात की गई। बेंडिक्स लेक्चर में आयरसिन हार्मोन की बात की गई कि आयरसिन हार्मोन तब निकलता है जब फिजिकल एक्टिविटी होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, और इसीलिए कहा गया ये मायोकाइन है। मायोकाइन के अंदर ये खूबी बताई गई कि वो व्हाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट कर देता है। ब्राउन फैट यूजुअली जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर में होता है, इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद ठंडक से बचने के लिए कांपता है, मसल की एक्टिविटी होती है, और वो ब्राउन फैट हीट प्रोड्यूस करता है। यानी कि वो आपने जैसा कहा ना कि वो फैट जो खर्च हो सकता है, जो फिक्स डिपॉजिट में नहीं गया है, वो फैट में कन्वर्जन कौन कर सकता है? आयरसिन हार्मोन कर सकता है। तो घूम फिर के बात वहीं आई, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उतना ज्यादा आयरसिन, उतना ज्यादा फैट फिक्स डिपॉजिट में नहीं जा पाता, रोजाना के खर्चे में आ जाता है और हीट प्रोडक्शन में काम करता है। ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। एडल्ट में ब्राउन फैट कहाँ बचा है, कितना बचा है, ये बड़ा रिसर्च का विषय है। कुछ लोग क्लेम करते हैं, कुछ पार्ट ऐसे हैं जहां पर
ब्राउन फैट होता है एडल्ट में भी, परंतु उसकी मात्रा इतनी वेरिएबल है कि ये अभी बहुत डिबेट का विषय है ये कह पाना। लेकिन बहुत अच्छा विषय डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब ने उठाया, ये ब्राउन फैट और व्हाइट फैट का। आयरसिन हार्मोन जो बहुत तेजी के साथ 2012 में आया, लगा कि इससे कोई दवा बन जाएगी जो हमारे फैट को कन्वर्ट कर देगी रोजाना के इस्तेमाल होने वाले फैट में, वो मृगमरीचिका साबित हुई। और वो हार्मोन भी अब हार्मोन के लिस्ट में नहीं है और एक रिसर्च में सनसनी बन के उभरा और गायब सा हो गया। अब उसकी चर्चा भी बहुत कम होती है आयरसिन हार्मोन की। और आयरसिन हार्मोन का नाम उन्होंने आयरिस के नाम पर रखा था। आयरिस कहा जाता है एक देवी है जो कि स्वास्थ्य की देवी है, और उनकी पत्नी का नाम भी आयरिस था, जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था लेक्चर का 2012 में। जो लोग एडीए गए थे उन्होंने सुना होगा, उन्होंने पूरा बात कही थी। तो अगला प्रश्न एक डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, अगला प्रश्न आप। एक प्रश्न आया था कि एक शायद एक बीच में मिस हुआ है, एक और क्वेश्चन भी था, अभी फिलहाल हमें दिखाई दे रहा है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्ट्रॉल रेशियो कैसे निकालते हैं सर, एंड एनी सिग्निफिकेंट ऑफ दैट? सर ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल टूल्स हैं, इनसे हम रेशियो निकाल सकते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है बेसिकली उसको हम कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, और ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है। इसमें हम जो एचडीएल है ये हमारे लिए गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो हम चाहते हैं कि एचडीएल का परसेंटेज हमारी बॉडी में बढ़े। महिलाओं में हम चाहते हैं 50% से ज्यादा, मेल्स में हम चाहते हैं 45% से ज्यादा रहे। और ये अगर जब एचडीएल कम होने लगे और जो एलडीएल है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका परसेंटेज अगर बढ़ने लगे, तो इसको एचडीएल एलडीएल रेशो हम निकालते हैं। अगर इस रेशो के हिसाब से भी एक तरह का कार्डियोवास्कुलर रिस्क है जो हम असेस कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा कमेंट लिखा है डॉक्टर पंकज अग्रवाल साहब ने, जो मुझे लगता है उसी की बात हो रही थी कि सबकुटेनियस फैट मतलब भले ही उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ओबेसिटी में उसकी मात्रा काफी ज्यादा होती है, अग्रवाल साहब ने लिखा है। और उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है, जो कि बहुत सराहनीय है, कि इंट्रा ऑर्गेनेल फैट जो है वो भले ही बहुत थोड़ा है लेकिन बहुत डेलिटेरियस है। तो मात्रा के साथ साथ उसका प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रकृति होती है इस फैट की, जिसकी बात भी की थी डॉक्टर अमित ने, कि वो बड़े खतरनाक प्रकृति के फैट हैं, भले ही उनकी मात्रा कम हो। और सबकुटेनियस फैट बहुत मोटे लोगों में ज्यादा हो सकता है, परंतु वो बीमारी नहीं पैदा करता। शायद ये उत्तर थोड़ा बहुत फिट होता है उसमें भी, कि सभी मोटे लोगों को डायबिटीज क्यों नहीं हो जाती। हो सकता है उनका मोटापा वैसा मोटापा ना हो, और इस बात को समझने के लिए बहुत आवश्यक है, जो वाई पैराडॉक्स की बात होती है या और बात होती है, कि हमारा इंडियंस का जो फैट है वो ज्यादा खतरनाक वाला फैट है। हम उतने मोटे नहीं हैं, लेकिन हम में डायबिटीज ज्यादा है, लीन डायबिटीज ज्यादा है हम लोगों में। और जो मोटापा यूरोप का है, वो मोटापा पूरे शरीर में व्याप्त है, केवल विसरल ओबेसिटी नहीं है, सबकुटेनियस ज्यादा है। इसलिए वो मोटापा जरूर है, परंतु वो शायद उतना नुकसानदेह नहीं है। इसलिए डॉक्टर पंकज अग्रवाल की ये बात बहुत मौजू है और उन्होंने बहुत सही तरीके से इस बात को यहाँ पर रखा है। डॉक्टर चावला साहब, आपका अगला सवाल इसी में। सर पंकज सर के पंकज सर सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, और मुझे बड़ी खुशी है, और मुझे पता है ये प्रोग्राम उनके दिल के नजदीक है, बहुत करीब है सर के। तो सर ने जैसा बताया कि अगर पैंक्रियाज के आसपास 1 ग्राम फैट भी डिपॉजिट हो जाए तो सर ये बड़ा डेंजरस हमारे लिए हो सकता है। तो 1 ग्राम फैट आप समझ सकते हैं कि कितना इंटरनल फैट अगर 1 ग्राम भी है तो वो क्या क्वांटिटी है। और एक्सटर्नल एक्टोपिक फैट की जो हम सबक्यूटेनियस फैट की बात कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट डिपो है। इसीलिए संध्या जी ने बात की थी, संध्या जी ने इसलिए बात की थी कि फैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट कहाँ पर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। तो डॉक्टर पंकज ने एक और कमेंट भी दिया था कि पीपीआर गामा एगोनिस्ट जो है वो भी व्हाइट फैट को ब्राउन फैट में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, तो दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इसीलिए हम जो अपना मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो हमें इस सब चीजों को भी ध्यान में रख करके करनी चाहिए, तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है जी। अगला सवाल आप ही पूछेंगे सर? हाँ सर, चावला साहब पूछेंगे। हाँ यस। एक ये क्वेश्चन है संजीव पुरी जी का, इफ ए लेडी डायबिटीज मेलेटस है, उसको ओबीस है, सीरम यूरिक एसिड भी ज्यादा है, HbA1c 8 है, और आर्थराइटिस भी है उनको, और एज 58 ईयर्स है, और 6 साल से डायबिटीज है, तो और फ्लड, उन्होंने पूरा एक पेशेंट क्लिनिकल सिनेरियो दिया है, 258 फास्टिंग और 350 उनका पोस्टप्रेंडियल है, और बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो ऐसे में कैसे मैनेज करें?
मुझे लगता है सर कि हमें स्टेप बाय स्टेप पेशेंट में जाना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि पेशेंट का HbA1c भी अनकंट्रोल्ड है, पेशेंट का फास्टिंग भी अनकंट्रोल्ड है, पीपी भी बढ़ा हुआ है और यूरिक एसिड भी हाई है, ओबेसिटी भी है। तो अगर ऐसे पेशेंट में कोई ट्रीटमेंट अभी नहीं चल रहा है तो हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो प्रेफरेबली हम इस पेशेंट में मेटफॉर्मिन के साथ DPP-4 इनिबिटर्स, अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो एक GLP-1 एगोनिस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उससे वेट लॉस होगा। अक्सर ये देखा गया है कि जब HbA1c बहुत हाई होता है और फास्टिंग या PP लेवल्स बहुत हाई होते हैं तो ऐसे में SGLT2 इनिबिटर स्टार्ट करना यूजुअली हम लोग थोड़ा सा अवॉइड करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे में जेनेटल इन्फेक्शन का खतरा कई बार और पेशेंट को बढ़ जाता है और इंसुलिनोपीनिक भी होते हैं ये पेशेंट। तो हमें पता है कि अगर इंसुलिनोपीनिक में पेशेंट में SGLT2 इनिबिटर देते हैं तो नॉन कीटोटिक यूग्लाइसेमिक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का खतरा भी बढ़ जाता है। तो SGLT2 इनिबिटर भी एक ऑप्शन है, लेकिन हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। पायोग्लिटाजोन डेफिनेटली ओबेसिटी है तो हमें क्वेश्चनेबल है, अभी अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा, अगर ओरल मैनेजमेंट पे है फिर भी मैनेज नहीं हो रहे तो फिर हमें इंसुलिन एक पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हमें कंसिडर करना चाहिए। यूरिक एसिड 8.2 की अगर खाली बात करें तो यूरिक एसिड के लिए एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया ये डिबेटेबल है कि वेदर हमें उसको ट्रीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हैरिसन्स प्रैक्टिस ऑफ इंटरनल मेडिसिन अभी भी यही कहती है कि एसिम्प्टोमेटिक हाइपरयूरिसीमिया हमें छोड़ देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इट इज कॉजिंग सम सिम्पटम्स टू द पेशेंट। और बाकी ब्लड प्रेशर है तो हमें डेफिनेटली उसे एड्रेस करना है। बहुत अच्छा सिनेरियो था और बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। कई प्रश्न आए हैं, उनको एक में करके पूछ रहा हूं क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है। वो ये जानना चाहते हैं, हमारे कई सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि अगर ओबेसिटी है या डायबिसिटी है, मैं डायबिसिटी वर्ड का प्रयोग करूंगा, अगर डायबिसिटी है तो क्या हमारा ट्रीटमेंट चेंज होगा? हमें फर्स्ट चॉइस मेटफॉर्मिन के अलावा कोई और भी रखनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? हाँ सर, जैसा कि हमने पूरी स्लाइड्स प्रेजेंटेशन में भी दिखाया था, डायबिटीज की दवाइयों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो दवाइयां हैं जो कि वेट न्यूट्रल है, जिनका प्रयोग हम किसी भी कंडीशन में करें तो वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही माइनस ना ही प्लस। एक कैटेगरी की दवाइयां हैं जो कि वेट गेन कराती हैं। तो अगर आपके पेशेंट में ऑलरेडी वेट बहुत ज्यादा है तो हमें ऐसी दवाइयां जो कि वेट गेन कराती हैं, जैसे कि सल्फाइनोल्यूरिया, मेग्नीटाइड्स, इंसुलिन, पायोग्लिटाजोन, तो ऐसी दवाइयों को हमें डेफिनेटली थोड़ा सा होल्ड करके रखना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जो दवाइयां जिनसे वेट लॉस हो सकता है, अगर पेशेंट उनको लेने के लिए अफोर्डेबल है, हम उनको दे सकते हैं, क्लिनिकली उनके लिए सुटेबल है, तो ऐसे पेशेंट में जिनसे वेट लॉस का एडिशनल बेनिफिट भी हमें मिलता है, जैसे कि SGLT2 इनिबिटर्स और या हमारे जो GLP-1 एगोनिस्ट, तो ऐसी दवाइयों का यूज जो है वो डेफिनेटली टेक्स ए प्रायोरिटी, उसका एक महत्व बन जाता है, खास करके अगर पेशेंट को डायबिसिटी हो तो। चावला साहब, जैसे एक अगला अभी सवाल आया है, वही सेम बेसिकली क्लिनिकल सिनेरियो है। पेशेंट ओबीज है, 80 kg वेट है, नया फर्स्ट टाइम डायग्नोज हुआ है, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, तो ऐसे पेशेंट को SGLT2 इनहिबिटर से क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, हम बिल्कुल, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम इसको SGLT2 इनहिबिटर नहीं दे सकते। अगर हम आजकल कोई भी गाइडलाइंस देखें, चाहे वो एस की गाइडलाइन देखें, चाहे ADA की गाइडलाइन देखें, या हमें RSSDA की गाइडलाइन देखें, तो सब गाइडलाइंस हमें ये कहती है कि हमें कुछ क्राइटेरिया हैं जिसके बेस पे हमें किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और वो 4-5 फैक्टर्स को ध्यान में रख करके कि पेशेंट को कोई कॉमोर्बिडिटी तो नहीं है, अगर पेशेंट को कोई हार्ट डिजीज है, पेशेंट को किडनी डिजीज है, तो ऑलरेडी आपका चॉइस डिफरेंट हो सकता है। अगर पेशेंट को कोस्ट एक कंसर्न है तो आपके चॉइसेस डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिनेरियो में भी इंडिया में GLP-1 एगोनिस्ट को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट बाकी सब दवाइयां लगभग एक जैसी कोस्ट पे उपलब्ध है, बहुत ज्यादा कोस्ट का डिफरेंस नहीं है। तो कोस्ट का जो फैक्टर था वो 2-3 साल में नेगेट हो गया। अगेन उसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट तो नहीं है, जो कोई इंटॉलरेंस तो नहीं है। कुछ पेशेंट हो सकते हैं सिंपली मेटफॉर्मिन को भी इंटॉलरेंट हो जाते हैं, कुछ पेशेंट्स हैं। तो हमें पेशेंट के फैक्टर्स को देखते हुए ट्रीटमेंट को डिसाइड करना है, और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम उसको SGLT2 इनहिबिटर क्यों ना दें, हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। डॉक्टर अमित, ओबीज पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस एक बहुत प्राइम वो होता है, एक फैक्टर, तो ऐसे में क्या लो डोज में पायोग्लिटाजोन देना एडवाइजेबल है या नहीं? सर देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट डिपेंड अगेन। सर अगर BMI किसी का 35 प्लस है, 40 प्लस है,
और पेशेंट ऑलरेडी मोर्बिड ओबेसिटी या कोमोर्बिडिटीज के साथ है, तो ऐसे में तो सर पायोग्लिटाजोन अवॉइड करना एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हालांकि हमें पता है कि पायोग्लिटाजोन से जो वेट गेन होता है वो यूजुअली फ्लूइड रिटेंशन ज्यादा है, उसमें फैट का गेन उसमें नहीं हो रहा है, बट अगेन इट इज एडिंग टू दी अदर, वो दूसरे शब्दों में पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। तो पायोग्लिटाजोन के साथ एक्चुअली इट इज नॉट दी फैट मास विच इंक्रीजेस फैट, तो उसमें जैसा सर ने बताया कि आपकी ब्राउनिंग होने लगती है, जो विसरल फैट है वो कम होने लगता है, तो फैट का तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है पायोग्लिटाजोन के साथ, लेकिन एक्चुअल जो वेट गेन है तो वी नो कि हार्ट के लिए हम थोड़े से ज्यादा कंसर्न रहते हैं, कार्डियोवास्कुलर कंसर्न ज्यादा रहते हैं ओबीज पेशेंट्स में, तो दैट मे बी ए लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है। डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी ने यही बात लिखी है, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी ने यही बात लिखी है कि जो इंट्रासेलुलर फैट अगर हमें पता लग जाए ज्यादा है तो संभवतः उस कंडीशन में पायोग्लिटाजोन इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। परंतु कहा ना, ये बहुत ही एक विषय ऐसा है जिसमें हमें बैलेंसिंग करनी होगी, क्योंकि फ्लूइड कलेक्शन भी कहीं ना कहीं नुकसानदेह हो सकता है। तो इस सब को देखते हुए हमें देखना होगा कि नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है। और ये बात बिल्कुल सही है कि पायोग्लिटाजोन किसी तरह से फैट को डिपॉजिट नहीं करता, वो केवल रिटेंशन ऑफ फ्लूइड की वजह से थोड़ा सा वेट बढ़ता है। निश्चित रूप से वो मदद करता है इंसुलिन की, और इंसुलिन के सिक्रीशन को कम करता है, तो आईआर भी कम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यहीं पर तो डॉक्टरी है, अगर ये इतना सिंपल होता तो फिर क्या था, 2 into 2 4 ही होता, फिर मैथमेटिक्स हो जाती और कोई भी इलाज कर लेता। इसीलिए कहा जाता है एवरी पेशेंट इज अ डिफरेंट पेशेंट एंड रिक्वायर्स अ डिफरेंट ट्रीटमेंट। एक प्रश्न क्वेश्चन आंसर में आया है, मैं उसको ले लेता हूँ, काफी देर से वो प्रश्न पड़ा हुआ है। डॉक्टर शिखर अग्रवाल का प्रश्न तो उत्तरित हो चुका है। डॉक्टर यादव पूछ रहे हैं, क्या डायबिटीज और लॉस ऑफ एपेटाइट में कोई रिश्ता है क्या? देखिए, अगर डायबिटीज में सब एक एक मुख्य लक्षण होता है डायबिटीज में, जिसमें कि हम बोलते हैं कि भूख बढ़ जाती है, एपेटाइट बढ़ जाती है, तो अगर बहुत ज्यादा हाइपरग्लाइसीमिया है तो ऐसे पेशेंट्स को अक्सर भूख ज्यादा लगना ये एक लक्षण होता है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी कुछ पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं, लेकिन वो डायबिटीज के कारण से यूजुअली नहीं है, उसके और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। तो डायबिटीज के, अनकंट्रोल डायबिटीज का जो एक लक्षण है उसमें भूख अधिक लगना, या नए जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उसमें इस तरह के लक्षण ज्यादा पाए जाते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट इज समथिंग जो, फिर अगर ऐसा है तो हमें कुछ और कारणों के ऊपर भी विचार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक। चावला साहब, एक ये शिखर अग्रवाल जी का एक और तो सवाल आया है कि 15 साल की डायबिटीज है, अनकंट्रोल डायबिटीज है, ओबेसिटी है, और उसमें न्यूरोपैथी भी डेवलप हो गई है, पीडल एडिमा भी है, तो ऐसे में क्या लाइन ऑफ एक्शन रहेगा हमारा मैनेजमेंट का? सर, अगर ओबेसिटी है, डायबिटीज है और साथ में पीडल एडिमा है, तो सबसे पहले आप देखिए कि पीडल एडिमा क्यों है, पेशेंट कहीं हमारा हार्ट फेलियर में तो नहीं जा रहा है। इसमें आपने ब्लड प्रेशर मेंशन नहीं किया है, तो ब्लड प्रेशर एक बार जरूर चेक करें, और ब्लड प्रेशर चेक करके उसका अगर बढ़ा हुआ है, और एक बार कार्डियोवास्कुलर इवैल्यूएशन जरूर करें, एडिमा का क्या कॉज है, कहीं पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म भी तो नहीं है साथ में, या पीडल एडिमा का जो कॉज है वो हमें एड्रेस करना चाहिए, उसका कॉज आइडेंटिफाई करके। दूसरा, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है, 15 साल से है, तो आपको ट्रीटमेंट इंटेंसिफिकेशन पे जाना चाहिए, उनकी दवाइयां रिव्यू करके, जो भी अगर दवाइयां, क्योंकि इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट हिस्ट्री नहीं लिखी है कि क्या मिला है पेशेंट को, तो जो भी ट्रीटमेंट आपने दिया उसको इंटेंसिफाई करिए। अगर इंसुलिन की जरूरत है तो प्लीज इंसुलिन भी इस्तेमाल करिए। ओबेसिटी होना कहीं पे भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है कि हम कोई दवाई नहीं दे सकते, हमें बस एक तरह से सतर्क रहना है कि किसको पहले चूज करना है, किसको बाद में। अगर किसी मेरे ओबीज पेशेंट को सल्फोनाइल यूरिया से भी फायदा होता है तो मैं सल्फोनाइल यूरिया दे सकता हूँ, लेकिन मतलब ये मेरी प्रायोरिटी, साथ में मुझे फिर वेट लॉस को भी एड्रेस करना है, उसको मोटिवेट करना है कि वो कैसे लाइफस्टाइल चेंज करे। लेकिन अगर मजबूरी है देना, तो पहले डायबिटीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है, तो आप पहले उसको प्रायोरिटी पे लेकर के डायबिटीज के कंट्रोल को देखिए। वेट गेन ऐसा नहीं कि डायबिटीज की दवाइयों से वेट गेन, जैसा मैंने दिखाया आपको टेबल, 2 से 3 केजी का वेट गेन है, किसी किसी में 4 केजी का भी वेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हमने डायबिटीज की दवाइयां शुरू करी तो पेशेंट का वेट 10 किलो बढ़ जाएगा, ये बहुत माइनर एक तरह से कैलकुलेशन है। ये जब फिट बैठती है जब आपने डायबिटीज कंट्रोल कर लिया। तो पहले आपने शुगर को एड्रेस करना है, अगर आप हायरार्की में जाए आपको एडिमा को एड्रेस करना है। जब आपका शुगर कंट्रोल में हो जाए, जब आप फाइन ट्यूनिंग में जा सकते हैं कि हाँ मुझे अब ऐसा कोई मेडिसिन पे मैं शिफ्ट करूं जिससे कि पेशेंट को वेट लॉस भी होने लगे। ये मेरा ओपिनियन रहेगा। बाकी सर नरसिंह वर्मा सर बहुत ज्यादा इस बारे में बता सकते हैं। आई विल सीक हिज ओपिनियन आल्सो। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बताया है।
और यही मैं भी कहना चाहूंगा। एक बहुत अच्छा प्रश्न आया है, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है, सुनने में लगता है कि नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिकल प्रश्न है। भूपेश पांड्या जी जानना चाहते हैं कि 60 ईयर डायबिटिक है और फास्टिंग उसका 550 है, पेरेंडियल 750 है, लेकिन सिम्टम नहीं है कोई। तो क्या ऐसे मरीज को हम इंसुलिन देना जरूरी है या ओरल दवाएं भी दे सकते हैं? सर इतना ज्यादा शुगर है और अगर हम गाइडलाइंस के बारे में साथ में भी जाएं तो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम शुरुआत में पहले इस हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी, बिकॉज इट इज ए काइंड ऑफ इमरजेंसी, पेशेंट को सिम्टम नहीं है बट हमें उसको मैनेज करना है, तो हमें ऐसे में मेरी जो चॉइस रहेगी सर वो इंसुलिन ही पहले रहेगी। मे बी 3-4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में थोड़ा पेशेंट जब स्टेबल होने लगेगा उसके बाद मैं इंसुलिन को रिव्यू कर सकता हूँ, लेकिन इतने हाइपरग्लाइसीमिया के साथ जानते बुझते पेशेंट को नहीं पता, लेकिन जब हमें पता लग गया कि इसका शुगर 750 है तो हम उसको किसी भी ऐसे अनइफेक्टिव ट्रीटमेंट के साथ नहीं बेच सकते कि हाँ हम वेट करेंगे, क्योंकि पेशेंट कैन लैंड अप एनी टाइम इन एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो कोई प्रश्न है डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब और आपकी तरफ से? एक प्रश्न और आया है, आप पूछिए। DPP-4 inhibitor choice according to EGFR, few words and other OHA। EGFR के बेसिस पे हम ट्रीटमेंट में हाँ। कौन सी मेडिसिन प्रेफर करें और DPP-4 प्रेफरेबली कौन सा चॉइस करेंगे? सर ये बहुत बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा और एक बहुत बड़ा मिथ है और ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस देखी गई है। जैसे ही पेशेंट को ईजीएफआर कम होता है लोग लीनाग्लिप्टिन पे शिफ्ट कर देते हैं। तो लीनाग्लिप्टिन ऐसा नहीं है कि लीनाग्लिप्टिन, सभी ग्लिप्टिन किसी भी सीकेडी में दिए जा सकते हैं, सभी के सभी ग्लिप्टिन सीकेडी में सेफ है, लेकिन आपको कुछ ग्लिप्टिन ऐसे हैं जैसे कि लीनाग्लिप्टिन है, उसकी डोज को टाइट्रेट नहीं करना पड़ता। आपने 5 मिलीग्राम की डोज पे रखा है तो आप डोज देकर के भूल सकते हैं, आपको डोज को आगे पीछे कुछ नहीं करना। लेकिन जैसे कि दूसरे ग्लिप्टिन है, सीटाग्लिप्टिन है, विल्डाग्लिप्टिन है, टेनेलिग्लिप्टिन है, तो इन सब ग्लिप्टिन में हमें डोज को कई बार एडजस्ट करना पड़ता है। मे बी आपको 100 मिलीग्राम की जगह खाली 15 मिलीग्राम देना पड़े, तो इस तरह के एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन कोई भी ग्लिप्टिन सीकेडी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ऐसा नहीं। मैं बिल्कुल डॉक्टर अमित गुप्ता की बात से सहमत हूं। कोई भी ग्लेप्टिन नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, केवल ये होगा कि कुछ ग्लेप्टिन किडनी के थ्रू स्कीट होते हैं, तो अगर ये जीएफआर कम हो गया है तो डोज डंपिंग होगी, लेकिन उनसे कोई नुकसान होगा ऐसा नहीं। तो इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि सारे के सारे लीनाग्लिप्टिन पर शिफ्ट कर दिए जाए, लेकिन अगर कोई करता है तो बुराई नहीं है, लेकिन आवश्यकता नहीं है। सारे ग्लिप्टिन सेफ हैं और अब सबके साथ डाटा हैं, कुछ के डाटा पहले आ गए, कुछ के बाद में आए। कोई भी नेफ्रोटॉक्सिक नहीं है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए। दूसरा इसी प्रश्न से लगा हुआ था कि अदर ओएचएस के लिए आप क्या कहना चाहते हैं सीकेडी? देखिए अदर ओएचए की बात करें तो सीकेडी में ईजीएफआर का जहां तक सवाल है तो ईजीएफआर सिर्फ 2 ही ओएचए हैं जिनके लिए हम कंसिडर करते हैं, एक तो मेटफॉर्मिन और दूसरा SGLT2 इनहिबिटर्स। तो SGLT2 इनहिबिटर्स में भी पहले ये था कि अगर 45 से नीचे ईजीएफआर है तो हम SGLT2 इनहिबिटर्स हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, लेकिन अभी नया डेटा आ गया है डेपाग्लिफ्लोजन के साथ, तो खास करके तो अगर EGFR 30 तक भी है तो भी हम डेपाग्लिफ्लोजन आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा जो मेटफॉर्मिन की बात है, अगर किसी का EGFR लेस देन 30 है तो ऐसे किसी भी पेशेंट को आप मेटफॉर्मिन की डोज को तो हमें मेटफॉर्मिन की डोज को बढ़ाना नहीं है। मेटफॉर्मिन की डोज अगर पेशेंट टॉलरेट कर रहा है तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन नया मेटफॉर्मिन शुरू नहीं करना है ऐसे किसी पेशेंट को। अगर आपके पास नया पेशेंट आया है, उसको सीकेडी है, आपने देखा EGFR उसका लेस देन 30 है, तो ऐसे पेशेंट को मेटफॉर्मिन पे शुरू नहीं करना है। लेकिन आपका पेशेंट लॉन्ग टर्म से मेटफॉर्मिन ले रहा है तो उसकी डोज को आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपको मेटफॉर्मिन बिल्कुल बंद करना है EGFR 30 पे ऐसा भी नहीं है, आप लो डोज मेटफॉर्मिन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मुझे लगता है सारे प्रश्न एक एक करके समाप्त हो गए हैं और बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है। इतना जरूर है कि ओएचए कोई भी सीकेडी में देना बहुत अच्छी बात नहीं है, और जहां तक SGLT2 इनहिबिटर की बात है तो नए डाटा सजेस्ट करते हैं कि डायबिटीज नहीं है तो भी आप सीकेडी में उन्हें दे सकते हैं, वो लाभप्रद है। और बाकी सल्फेनल यूरिया की, जहां तक सल्फेनाइल यूरिया और पायोविटाजोन की बात है, ये दोनों तो बहुत अच्छी चॉइस नहीं है सीकेडी में, क्योंकि हाइपोज बहुत बढ़ जाएंगे सल्फेनल यूरिया से और पायोविटाजोन से, और दूसरी समस्याएं आ सकती हैं। तो इंसुलिन के बगैर सीकेडी का इलाज करना बहुत बड़ी मूर्खता है, मैं यही कहूंगा। भले ही शब्दों का चयन मेरा अच्छा नहीं है, परंतु सच्चाई यही है। इंसुलिन के साथ आप
SGL2 इनहिबिटर भी दें, थोड़ी मेटफॉर्मिन भी दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फोनिलूरिया अच्छा चॉइस नहीं है, हाइपो जरूर होंगे, ड्रग डंपिंग होगी और ड्रग इकट्ठा होगी तो उसके बाद हाइपो में जाएगा मरीज, चाहे जो सल्फोनिलूरिया यूज की जाए। डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब, आप कुछ पूछना चाहते हो तो अंतिम प्रश्न आपकी तरफ से। मेरे ख्याल से अब काफी कुछ हम लोगों ने कवर कर लिया है, और बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ये डायबिसिटी का ध्यान हम लोगों को भी रखने की जरूरत है, क्योंकि जो हम लोगों का फिजिशियंस जो है ना, क्लिनिक में बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि हमारा BMI जो है वो 25 से के आसपास है, चलेगा, जबकि एथनिक और एशियनिक हमारी जो है एथनिसिटी है उसके हिसाब से हमारा 25 से कम होना चाहिए BMI। तो हम लोगों को खुद भी इस पे ध्यान देना चाहिए, और जो लॉन्ग सिटिंग है तो उसको बीच बीच में 1-1 1.5 घंटे पे उठना चाहिए, स्टेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और एक्सरसाइज डेली होनी चाहिए। तो बस एक ये मुझे लगा था जब डायबिसिटी का वो हुआ, तो मैं एक मैसेज में जरूर देना चाहूंगा कि हम सब लोगों को भी अलर्ट होना चाहिए। पेशेंट को हम तभी अलर्ट कर पाएंगे जब अगर हम खुद अलर्ट हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है डॉक्टर चावला ने, बल्कि मैं कहूंगा डॉक्टर चावला का एक फोटो खींच लीजिए और अपने सामने रखिए और ऐसे ही बनने का प्रयास करें, तो अपने आप डायबिटीज। सर, मैं सर के इस सुझाव पे ना मुझे एक अभी थॉट आ रहा था, जैसे आपने यूपीडे की पाठशाला शुरू करी, ऐसे एक यूपीडे की व्यायामशाला भी शुरू कर दीजिए सर। बहुत आवश्यक। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने समय निकाला और आज की पाठशाला को सफल बनाया। काफी बड़ी संख्या में हमारे फिजिशियन जुड़े इस पाठशाला से, और आज के हमारे ओरेटर डॉक्टर अमित गुप्ता साहब और हमारे सह संचालक डॉक्टर प्रहलाद चावला साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग आए, समय निकाला। आज के समय में व्यस्तता बहुत है, मैं तो आज बहुत ही व्यस्त था, मैं अभी ड्राइव करके ही आ रहा था, क्योंकि कल ही मैंने चार्ज लिया है हेड ऑफ डिपार्टमेंट का। अब मैं फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड भी हो गया। बहुत बहुत मुबारक, बधाई हो आपको सर। और आज मैंने एक नया प्रयोग ये किया था कि जितने MD फिजियोलॉजी पास आउट हैं ऑल ओवर कंट्री KGMC से, उनको मैंने जॉर्जियन फिजियोलॉजिस्ट के नाम से संस्था बना दी है। उसका संगम आज रखा था, संगम ये रखा था, उसका नाम रखा था CGP, कॉन्फ्लुएंस ऑफ जॉर्जियन फिजियोलॉजिस्ट। वो 10 बजे शुरू किया था, 4 बजे खत्म होना था। अब खत्म होते होते कुछ लोग भावुक हो गए, आधा घंटा ज्यादा ले गए, 4:30 पे खत्म हुआ, भागा वहां से, लेकिन 5 बज गया यहाँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। 6 तारीख को हम लोग फिर मिलेंगे अगली पाठशाला में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम सर, नमस्कार। हाँ भैया।